ये बताओ, आप लोगों में से किसी ने स्कूल में म्यूज़िक ले रखा था क्या? अंश तो जैसे करता था म्यूज़िक, ठीक है। आप लोगों में से कोई गिटार वगैरह कुछ बजाता है? ठीक है, नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना बीट्स के बारे में, ठीक है। तो बीट्स का ना म्यूज़िक से रिलेशन है, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू म्यूज़िक ऑल्सो इन सम वे, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल लाइफ में हम कहते हैं ना इस गाने की बीट्स अच्छी हैं, वो यहाँ पे बीट का मीनिंग नहीं होता। व्हाट इज़ अ बीट? जो हमने बीट पढ़ा था वेव्स में, साउंड वेव्स के हिसाब से बीट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बीट्स इन साउंड? विद रिस्पेक्ट टू साउंड वेव्स व्हाट डज बीट्स मीन? बीट्स का क्या अर्थ होता है? क्या बताया था मैंने आपको बताया था, कौन बताएगा? मैंने आपको बताया नहीं था, आवाज़ भी निकाल के बताई थी पूरी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। आवाज़ अगर कम ज़्यादा हो रही है पीरियोडिकली, अभी आवाज़ ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके बाद फिर वो कम हो गई, फिर ज़्यादा, जैसे टू, तो इसमें कम ज़्यादा हो रही है ना। तो मेन चीज़ क्या है कि अगर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, वो टाइम के साथ जहाँ पे हम अपना कान लगा के सुन रहे हैं, अगर इंटेंसिटी ऑफ साउंड पीरियोडिकली वेरी कर रही है, ठीक है, कभी कम हो रही है और ज़्यादा, तो मैं इसमें से ही दिखा देता हूँ आपको। हमने ये फिगर आपको बताई थी कि ये बीट्स होते तब ऐसा कुछ डायग्राम आता है। ये डायग्राम क्या है? ये तो ग्राफ है ना किसी चीज़ के बीच में। तो ये यहाँ पे क्या रखा हमने, आपको क्या लगता है गोविंद? यहाँ पे एक्स एक्सिस, इस एक्सिस पे तो टाइम रखा है, मतलब टाइम के साथ आवाज़ तेज़ हो गई, आवाज़ कम हो गई, तेज़ हो गई, फिर कम हो गई, फिर तेज़ हो गई, फिर कम, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम टेकन है, ये जो टी है, इसको हम बोल सकते हैं टी बी, बीट का टाइम पीरियड, ठीक है। और इसकी जो रेसिप्रोकल है बीट के टाइम पीरियड को, मतलब यहाँ पे आवाज़ तेज़ है, फिर यहाँ पे तेज़ हुई, तो टाइम पीरियड ऑफ अ बीट। और इसका जो रेसिप्रोकल है उसको हम बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और अगर मैं बीट फ्रीक्वेंसी को 2π से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको हम ओमेगा या एंगुलर बीट फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये तो टाइम है, मतलब टाइम के साथ वेरिएशन हो रही है। मतलब जहाँ पे मेरा कान है एक जगह, एक लोकेशन पर, सपोज ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही मेरा कान रखा हुआ है, ये ओरिजिन है एक्स एक्सिस का यहाँ पे, और ये मेरा कान है और एक्स एक्सिस मेरे दूसरे कान से चलेगी। तो मेरा ये वाला कान की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर एक फिक्स लोकेशन होगी ना, वहाँ पे टाइम के साथ आवाज़ कम ज़्यादा कैसे हो रही है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखा होता है वाई एक्सिस पे, कौन बताएगा? हाँ एम्पलीट्यूड तो है ना। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे, हाँ एम्पलीट्यूड किस चीज़ का एम्पलीट्यूड? नहीं, अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज़ रखते हैं तो मतलब बेसिकली यहाँ पे एम्पलीट्यूड तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। देखो ये यहाँ पे हम डेल्टा पी की वैल्यू रखते हैं, चेंज इन प्रेशर की वैल्यू। समझ में आपको? साउंड वेव्स में क्या चीज़ डिस्टर्बेंस होती है, क्या चीज़ डिस्टर्ब होती है? प्रेशर की वैल्यू डिस्टर्ब होती है ना। तो यहाँ पे आप देखो, ये आपके पास दो साउंड वेव्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या एम्पलीट्यूड रखा है, यहाँ पे हमने चेंज इन प्रेशर रखा है ना, और चेंज इन प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू ये है, चेंज इन प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू ये है। चलो हम ये समझना चाहते हैं इसमें, तो बेसिकली पहले तो ये याद करो, व्हाट डू वी मीन बाय बीट्स? बीट्स मीन्स अ पीरियोडिक वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और अब वजह की बात करेंगे, वाई डेफिनेशन में आती है ना, रीज़न। क्या रीज़न है बीट्स प्रोड्यूस होने का, ये पीरियोडिक वेरिएशन होने का रीज़न क्या है? व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज बट नॉट सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स नहीं, जब दो नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज की साउंड एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं या वो एक साथ एक जगह पे पहुंचती हैं, तब वो बीट्स प्रोड्यूस करती हैं, तब वो ऐसी आवाज़। अब देखो इस अगर हम सिर्फ इसको सुन रहे हैं तो इसकी आवाज़ कम ज़्यादा नहीं हो रही, जब इस साउंड को सुनेंगे तो एक ही लेवल पे आवाज़ आ रही है, बस ऐसे, ठीक है। और ऐसी दूसरे को सुनोगे उसकी भी एक ही लेवल पे आ रही है, इससे कम और इससे ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जब ये दोनों एक साथ पहुँचती हैं तो कम ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, देन देयर इज़ अ पीरियोडिक वेरिएशन। तो और ये मैंने आपको बताया था, अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल होगी तो कम ज़्यादा नहीं सुनता। वजह? क्योंकि बीट्स प्रोड्यूस ही नहीं होती, ठीक है। अब वो कैसे नहीं प्रोड्यूस होती वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ये अलग अलग हैं और इनका डिफरेंस अगर मान लो है ना 16 हर्ट्ज से ज़्यादा है, तो अभी हमें बीट्स नहीं सुनती। तो बीट्स अक्कर तो करती हैं, ठीक है। ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 है, तो देन देयर आर नो बीट्स, देयर इज नो पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, तब तो होती नहीं पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। लेकिन अगर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 16 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो पीरियोडिक वेरिएशन होती है ऐसे ऐसे, पर बहुत जल्दी जल्दी होती है ऐसे। यही ग्राफ बहुत सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ये चीज़ मतलब जो बीट का टाइम पीरियड है वो बहुत कम आ जाएगा, इतना कम आ जाएगा कि हमारे कान उसको दो मैक्सिमा के बीच में गैप को फील ही नहीं कर पाएंगे, समझे। तो हम बीट्स अकर तो करेंगे पर हम सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा ईयर इतनी अच्छे रिस्पॉन्स नहीं दे सकता, इट कैन नॉट रिस्पॉन्ड सो क्विकली। कई जगह पे मैंने आपको बताया था इसको 10 हर्ट्ज लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से 9th के एनसीईआरटी में तो 10 हर्ट्ज लिखा हुआ है इसके हिसाब से,
ठीक है, लेकिन जो 11th के एनसीईआरटी में कोई फिगर मेंशन नहीं की हुई, ठीक है, तो आप चेक कर लेना। तो वी आर नॉट एबल टू हियर द बीट्स व्हेन द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 16 हर्ट्ज, ठीक है। तो अब आप देखो मैं म्यूज़िक की बात क्यों कर रहा था, क्योंकि अगर आप लोगों को मालूम है म्यूज़िक के बारे में, तो जैसे आपने कोई नया गिटार या कोई नया और इंस्ट्रूमेंट कोई खरीदा, बांसुरी वटएवर, ठीक है, कोई भी चीज़ आप खरीद के लाए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो जैसे ही आप उसको दुकान से खरीदते हो तो वो यूजेबल फॉर्म में नहीं होता उतना ज़्यादा, बिकॉज उसको आप किसी गुरु जी के पास लेकर जाते हो जो जिनसे आप सीख रहे हो या कुछ ऐसे, और वो उसकी ट्यूनिंग करते हैं। पहले उसको ट्यून करना पड़ता है, गिटार की ट्यूनिंग करनी पड़ती है, ठीक है, या कोई और इंस्ट्रूमेंट है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि उसके अंदर जो स्ट्रिंग्स लगे हैं, हर स्ट्रिंग को कुछ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, और जैसे जैसे आप उसको प्रेस करते हो वो फिर उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करेगा। लेकिन वो ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी नहीं होता, क्योंकि उसमें एक गिटार है जो कोच के पास है या जो एक्सपर्ट है उसके पास है, वो तो ट्यून्ड है, उसमें हर जो तार है वो वही साउंड की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं जो उसे निकालनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर किसी पर्टिकुलर वायर की फ्रीक्वेंसी वो नहीं आ रही जो आनी चाहिए, तो मतलब जो होनी चाहिए वो ये है और जो इसकी आ रही है वो कुछ और है। तो अगर इन दोनों को एक साथ प्लग किया जाएगा तो जो प्रैक्टिस टीयर है, जिसको समझ है, ठीक है, जो सुन सकता है, उसको ये बीट सुनेंगी, मतलब वो दोनों को प्लग करके देखेगा और उसको ऐसे लगेगा आवाज़ की इंटेंसिटी अप डाउन हो रही है। फिर वो इसके साथ और तो छेड़छाड़ करेगा, कसेगा, ट्यूनिंग करेगा, और फिर वो देखेगा कि अब ये धीरे धीरे कम हो रही है। तो एक टाइम आएगा जब वो इसकी सेटिंग करते करते एक ऐसी जगह आ जाएगी कि जब इन दोनों के बीच में उसको बीट सुननी बंद हो जाएंगी। तो दैट मीन्स के उन दोनों फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज इक्वल होगी और इस गिटार को उसने एक वायर को जैसे ट्यून कर दिया और फिर वो पूरे इंस्ट्रूमेंट को ऐसे ट्यून करते हैं। तो एक अच्छी बुक में मैं पढ़ रहा था, कई ऐसी कंट्रीज़ तो हैं जहाँ पे म्यूज़िक का इतना शौक है, जैसे बड़े बड़े म्यूजिशियन वेस्टर्न में, जर्मनी और फ्रांस और इटली, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन, कई कंट्रीज़ में तो स्पेशल फ़ोन पे सर्विस होती थी। अभी तो लोग मोबाइल यूज़ करने लगे, मोबाइल में भी होती होगी वहाँ पे, पता नहीं सेल फोन कंपनीज ऑफर करती, पर पहले जैसे वो लैंडलाइन वाला फ़ोन होता था, पीपल यूज़ टू कॉल दी मीन्स टेलीफोन ऑपरेटर जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था टेलीफोन वाले, और उनको रिक्वेस्ट करते थे एक नंबर डायल करके, तो वो फ़ोन के ऊपर फ्रीक्वेंसी आनी शुरू हो जाती थी ताकि वो अपने वॉयलिन या जो भी गिटार की ट्यूनिंग कर सकें। मतलब इतना ज़्यादा म्यूज़िक का शौक होता है कई जगह लोगों को, ठीक है, समझ में आपको। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ट्यूनिंग में बीट्स के कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। इफ़ यू आर ट्यूनिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इफ द बीट्स वैनिश, दैट मीन्स दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन ट्यून्ड, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो थोड़ा सा इसको कॉमन लाइफ से रिलेट करना चाहिए। तो बाकी ये आपको मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में भी, तो हम दोबारा और डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। तो द फिनोमेनन ऑफ बीट्स अकर्स व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज दे इंटरफेयर विद वन अनदर लीडिंग टू अ पीरियोडिक वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो देखो बेटा, ये स्कूल के अंदर आएगा तो सही, क्योंकि अब सीबीएसई में ये मेंशन यही वाला आर्टिकल है, वरना ये एक साथ दो आर्टिकल्स मेंशन्ड होते हैं, ठीक है। कौन से? एक तो ये और इसके बाद डॉपलर इफेक्ट करते हैं। डॉपलर इफेक्ट इस बार सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको बताया होगा कि सीबीएसई सिलेबस में डॉपलर इफेक्ट नहीं, तो वो एक शॉर्ट क्वेश्चन था, इसमें से पक्का आता था 5 मार्क्स में, ठीक है। तो बीट्स वाला बहुत कम आता है, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि सिलेबस में तो हमको करना पड़ेगा, हो सकता है इस बार आ जाए। ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है बीट्स का, एनसीईआरटी में भी ऐसे ही दिया हुआ है, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ क्या करना होता है इसमें। तो मान लो पहली जो साउंड वेव है, ठीक है, उसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा पी एम साइन, इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1, ठीक है, टी माइनस एक्स बाई वी। और जो दूसरी साउंड वेव है उसको हम ऐसे लिखते हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम मान, सिंप्लिसिटी के लिए दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ही साउंड वेव्स जा रही हैं। देखो ये भी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ माइनस है तो इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में ये भी। अब ये दोनों अगर ओवरलैप करती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी इन दोनों की ओवरलैपिंग से, इसको हम बोलते हैं ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो डेल्टा पी एम तो दोनों में वो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन ओमेगा 1 टी माइनस एक्स बाई वी, और यहाँ क्या बचेगा साइन ओमेगा 2 टी माइनस एक्स बाई वी। तो इसमें कुछ मुश्किल चीज़ें आएंगी तो आप देखते जाओ, ठीक है। तो डेल्टा पी, अब ये क्या आएगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मैंने आप सबको बताया था, वो होता है 2 साइन सी प्लस डी। ये सी है, इतना पार्ट सी है और ये डी है, साइन सी प्लस डी बाई 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टी माइनस एक्स बाई वी तो दोनों में है, टी माइनस एक्स बाई वी तो दोनों में है, और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2। जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आती है और बाकी लोगों को भी मैंने ये फॉर्मूला पहले ही बता दिया था। कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। तो वो मैंने आपको पहले बताया था तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। तो साइन सी प्लस साइन डी होता है साइन सी प्लस डी बाई 2। ये समझ में आपको, अगर मैं इस एंगल और इस एंगल को ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा, देख लेना आप, ठीक है, जिनको नहीं आता वो देख लेना एक बार। कॉस सी माइनस डी, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 टी माइनस एक्स बाई वी आएगा, ठीक है।
और यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है, साइन सी माइनस डी बाई 2, तो साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अब आप देखो, अब इसको हम इस तरीके से व्यू करते हैं, ये जो चीज़ है देखो, अगर मान लो ओमेगा 1 है, मान लो 256 हर्ट्ज़, और ओमेगा 2 मान लो है 260 हर्ट्ज़, ठीक है, तो इन दोनों का जो मीन है वो तो इनके बीच में आएगा 258 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2, तो दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2, ये तो हाई वैल्यू है, इट इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी। तो इसको अभी मैं ओमेगा एवरेज से दिखा देता हूँ, ऐसे लिख देते हैं ओमेगा एवरेज। लेकिन आप देखना ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 जो है ये बहुत ही कम वैल्यू है, इट इज़ अ वेरी लेस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये नियरली सेम होंगी ना। तो यहाँ पे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कितना है 4, वैसे तो -4 है, लेकिन कॉस के अंदर -4 लिखो या 4 लिखो वो एक ही बात होती है, क्योंकि कॉस ऑफ -45 डिग्रीज भी वही होता है और कॉस ऑफ 45 डिग्रीज भी वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको हम लिखेंगे कॉस ओमेगा डी, ठीक है, t माइनस एक्स बाई वी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके पास मैंने आपको नोट्स दिए उसमें भी दिए हुए, ठीक है, और यहाँ पे भी, ठीक है, ओमेगा डी बाई 2 आ जाएगा समझ में। ये चीज़ इस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को ओमेगा डी बाई 2 बोल रहे हैं, आ जाएगा अपने समझ में। एग्जैक्टली सेम चीज़ नोट्स में दी है, सेम चीज़ एनसीईआरटी में दी है, ठीक है, हर जगह वही दिया, लेकिन अब इसको समझना आसान नहीं है ये क्या चीज़ है, इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब हम स्टैंडिंग वेव्स कर रहे थे हम, तो तब साइन या साइन कॉस ऐसा कुछ आया था कि नहीं, स्टैंडिंग वेव्स में आया था ना। लेकिन उसमें क्या था कि उसमें दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी एक थी। तो जब हम दो ऐसी वेव्स को ऐड करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी एक जितनी हो, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अगर इक्वल हैं, और इनको अगर हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक साइनसॉइडल वेव होती है। मैंने आपको बताया था कि जब आप दो साइनसॉइडल वेव को ऐड करते हो तो इस तरीके की वेव हम उन दोनों को ऐड करके बना सकते हैं, ऐसी वेव बना सकते हैं, मतलब जो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी है वही इसकी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अब ये जो चीज़ है ये साइनसॉइडल वेव नहीं है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इसका जो ग्राफ आएगा अभी आप सोच भी नहीं सकते वो कैसा ग्राफ आएगा, क्योंकि हमको कोई ऐसा मैथ सिखाते ही नहीं, मैथ्स वालों को भी नहीं सिखाते, ठीक है। सॉफ्टवेयर से हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर मैंने सबको बताया था कि वन गुड सॉफ्टवेयर टू ड्रॉ दीज ग्राफ्स इज ये डेस्मोस, ठीक है। और जो आपकी बुक्स हैं जैसे एनसीईआरटी की बुक है या दूसरी बुक है और भी दूसरी बुक्स है, उन सब में दिया हुआ है कि ये कैसे बनाना है, ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा। ये ग्राफ की आपको ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो इसको डेल्टा पी को हम दो चीज़ों से बना हुआ मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। वी कंसिडर दिस, ये तो मुश्किल सी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं ना, इसको हम ये मानते हैं बेटा ये दो चीज़ों से बनी हुई है। एक तो इससे, एक पार्ट तो है ये, इसको आप अलग से ले लो और इसको अलग से ले लो, ठीक है। 2 डेल्टा पी एम कॉस ओमेगा डी बाई 2 टी माइनस एक्स बाई वी, ठीक है। इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया। इस पूरी चीज़ को ए से डिनोट कर देते हैं, तो ए इज़ अ फंक्शन ऑफ टी एंड एक्स। नहीं, ये पूरी चीज़ को हम ए मान लेते हैं, ये तो डेल्टा पी है, ठीक है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर जगह पे ही सुन रहे हैं, जैसे मेरा कान अगर एक पर्टिकुलर एक्स पे रखा हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि एक्स तो फिर कांस्टेंट हो गया। मान लो मेरा कान एक्स इज इक्वल टू 3 मीटर्स पे ओरिजिन से, तो एक्स तो फिक्स हो गया। तो ये पूरा एक फंक्शन ऑफ टाइम है, क्योंकि इसमें टाइम के साथ तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ तो बड़े आराम से बन जाएगा, साइनसॉइडल ऐसा ग्राफ आएगा इसका, कुछ इसका ग्राफ तो ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखो, ये जो चीज़ है ये तो हमने इसके साथ ले लिया, इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका भी साइनसॉइडल आएगा। इस चीज़ को जो यहाँ ब्रैकेट में लिखी है इसको हम बी से दिखा सकते हैं। तो मतलब अब डेल्टा पी दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, लेकिन इसका ग्राफ बनाना आसान नहीं है, ठीक है। तो जो इसका ग्राफ आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा ग्राफ आएगा। ये जो चीज़ है ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ पे है, ये जो नीचे आया अभी ये इसका ग्राफ है। मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे x की फिक्स वैल्यू है, डेल्टा पी का ग्राफ ऐसा आएगा। यहाँ पे डेल्टा पी 0 हो गया, देखो जब इन दोनों में से कोई भी 0 होगा तो डेल्टा पी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा पी का ग्राफ यानी कि इस चीज़ का ग्राफ ऐसा आता है। अब वो ऐसा क्यों आता है वो अभी आपका माइंड एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो मैं कह रहा हूँ इसको सॉफ्टवेयर से बना के आप देख सकते हो, कोई ईजी सी वैल्यूज़ लेके ऐसा ग्राफ बना के देख सकते हो आप। तो इसी तरीके के ग्राफ्स आते हैं।
आपको कुछ नहीं करना, आपको दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के साइन और कॉस लेने हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ लगा दो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ और लगा दो और डेसिमल से प्लॉट करके देख लेना, ऐसे ही ग्राफ आ जाएगा। तो इसमें कोई एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये दो फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर। इसमें दो फ्रीक्वेंसीज हैं, एक तो ये वाली हाई फ्रीक्वेंसी और एक ये ओमेगा डी बाई 2 बोल सकते हो आप। इसमें ओमेगा डी बाई 2 और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 दो फ्रीक्वेंसीज हैं। और अगर हम ए का ग्राफ बनाते हैं, ये समझ में आपको मैथ्स कैसी है इसमें, ये सब तो नोट्स में लिखा हुआ है, मैं इसको हटा दूँ, ठीक है। तो आप देखना बेटा, अब हम नोट से देख लेंगे। तो ये आपको मेरे को एक बार मैथ्स लिख के दिखानी होती है ये कैसे आता है। अगर साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला आप लोगों ने अभी याद नहीं किया, मेडिकल वाले बच्चे उससे बचेंगे, वो सोचते हैं कि इसके बिना हमारा काम चल जाए, 12th में फंसा देंगे वो आपको एसी के चैप्टर में, ठीक है। तो आप उसमें का यूज़ होता है, ये आप कर लेना इसको यूज़, ठीक है। अभी इसको याद कर लेना, एकदम से याद नहीं होगा फिर आपको, ठीक है। तो आप देखो आप, ठीक है, ये वही मैथमेटिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, ये 2 डेल्टा पी एम को हमने ए से दिखा दिया और इसको बी से। अगर मैं ए का ग्राफ बनाऊंगा वो बहुत आसान है। ए का ग्राफ ऐसा आएगा, ये ए का ग्राफ है, ठीक है, इसको हमने ऐसे बनाया। ये कॉस का ग्राफ है, आप चाहे तो इस पॉइंट को यहाँ दिखा सकते हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे समझाने के लिए बनाया हुआ है कि ये ग्राफ ऐसा आएगा साइनसॉइडल, ठीक है। और बी का ग्राफ भी ऐसा आएगा कुछ, वो भी साइनसॉइडल। तो बी का ग्राफ और ए के ग्राफ में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? इसमें इसका ग्राफ ऐसा आ रहा है और इन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है? देखो, ये तो स्लोली वेरिंग है और ये जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है। इसमें पता नहीं चल रहा है कितनी जल्दी कर रहा है, ये तो बहुत फास्ट होना चाहिए ऐसे। अगर इन दोनों की हम कंपैरिजन करेंगे, अगर ये मान लो 4 हर्ट्ज़ है और ये मान लो 258 हर्ट्ज़ है, तो ऐसे ग्राफ नहीं बनेंगे। ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा बनेगा, बहुत जल्दी वेरी कर रहा है। समझ में आया आपको? ये तो यहाँ पे मैंने बहुत दूर इसको मैंने बहुत जल्दी कट करा दिया एक्स एक्सिस, और इसको मैंने देर से कट कराई, बहुत फास्ट वेरिएशन आती है। तो अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका ग्राफ ऐसा आता है, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट एक जगह पर, अगर आप ये टाइम होना चाहिए यहाँ पे, एक जगह पे आप देखोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो चीज़ बनती है उसका ग्राफ ऐसा आता है। अब देखना ये ग्राफ में क्या रिलेशन है। तो ये जो साइकिल्स हैं ये इसके अंदर घुसी हुई हैं ऐसे, जहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड, जहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया वहाँ पे ये भी मैक्सिमम है, और जहाँ पे ये कम हो गया वहाँ पे ये भी कम है। तो ऐसे, तो ये आप इसका कोई समझ नहीं सकते ऐसा क्यों हुआ। ये मत कहना हाँ सर मेरे को दिख रहा है, आपको सिर्फ बनाना आ रहा है, लेकिन आपको रीज़न नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तो मैथ्स है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, ये यहाँ पे कम एम्पलीट्यूड है ऐसे, और फिर यहाँ पे एम्पलीट्यूड फिर से बढ़ गया, तो ऐसे बन गया ये आ गया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ, मतलब ये दोनों एक ही जैसे ग्राफ होने चाहिए, दोनों एक ही जैसे साइकिल आनी चाहिए। तो इन दोनों को एक जितना ऊंचा बना देना। ये यहाँ पे जब ये यहाँ पे पहुँच गया तो भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, और जब ये यहाँ था तब भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था। अब आप बताओ ये किसका ग्राफ है? ए का। तो ये जो साइकिल्स हैं ये इसके अंदर घुसी हुई हैं, इसके अंदर, ठीक है। तो अब आप बताओ, यहाँ पे तेज़ आवाज़ सुनेगी और यहाँ पे भी तेज़ आवाज़ सुनेगी, ये कितना आएगा, ये गैप कितना आएगा? तो एक, अब देखना, जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होता है, अब इसका टाइम पीरियड बहुत ही कम है, वेरी लेस। बी का कितना है? बी का टाइम पीरियड, बी का टाइम पीरियड कम है, तो बी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। बी की फ्रीक्वेंसी इतनी है, देखना, f1 प्लस f2 डिवाइड बाई 2। अगर ओमेगा लिखनी है तो ऐसे लिख दो, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड, ये तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो टाइम पीरियड कम, ठीक है। और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो हमें लिखना पड़ेगा f1 माइनस f2 डिवाइड बाई 2। तो इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? मतलब ए का टाइम पीरियड यहाँ से लेके और यहाँ तक का टाइम कितना आ जाएगा? नहीं, हम इसका टाइम तो इतना है, ये तो फ्रीक्वेंसी है ना, ये तो फ्रीक्वेंसी है f, और टाइम पीरियड इसका उल्टा, ये चीज़ ये। अब इसके एक साइकिल में बीट, आवाज़ को तेज़ होने में कितना टाइम लगता है? अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैपिटल टी है, या कैपिटल कुछ भी टी भी मान सकते हैं, कैपिटल टी मान लो, तो ये टाइम उसका हाफ है। अगर ये टी है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये उसका हाफ है। मतलब इसकी एक साइकिल में बीट्स की 2 साइकिल्स हो जाती हैं। समझ में आपको? ये जब अपनी एक साइकिल पूरी करता है तो यहाँ पे अभी ये मैक्सिमम है, और फिर यहाँ पे ये 0 है, और फिर दोबारा ये 0 यहाँ पे होगा। तो इसकी एक साइकिल में बीट्स की 2 साइकिल पूरी हो जाती है, क्योंकि बीट यहाँ पे भी मैक्सिमम है और यहाँ पे भी आवाज़ तेज़ है। जब ये मैक्सिमम है ए,
और ए जब मिनिमम है तो यहाँ पे भी आवाज़ तेज़ है, यहाँ पे भी आवाज़ तेज़ है। मतलब जो ए की फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से बोल सकते हैं जो ए का टाइम पीरियड है, ए का जो टाइम पीरियड है टी, बीट्स का जो टाइम पीरियड है, बीट्स का जो टाइम पीरियड है वो उससे हाफ है, क्योंकि वो आधे टाइम में अपनी साइकिल पूरी कर ली थी। बीट की साइकिल यहाँ से यहाँ तक की है, अभी तेज़, फिर जीरो होके फिर तेज़। तो बीट का जो टाइम पीरियड है वो ए के टाइम पीरियड से एग्जैक्टली हाफ है। इसका कोई प्रूफ नहीं करना, बस डायग्राम से ही आपको खुद भी समझना है और याद भी रखना है। तो बीट की जो फ्रीक्वेंसी, अब ए की जो फ्रीक्वेंसी है, बीट की फ्रीक्वेंसी उससे डबल आ जाएगी, ठीक है। तो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2। तो बीट की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ये बीट की फ्रीक्वेंसी, इसको बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है स्कूल में, प्रूव दैट बीट फ्रीक्वेंसी इज डबल दी प्रूव दैट द बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। तो आपको ये समझना है। पहली बात मैं आपको फिर से वैसे तो वीडियो से आप देख लोगे दोबारा से, हम सिर्फ समय नष्ट कर रहे हैं क्योंकि मैंने पहले ही धीरे धीरे बताया, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको जल्दी से बता देता हूँ, देखना, क्योंकि ये नॉन मैथमेटिकल है। इसमें जो मैंने बताया वो सब लिखा भी हुआ है इसमें एग्जैक्टली सेम वर्ड्स में। तो एक बार जल्दी से मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। पहले तो आपको ये मैथ्स करना है, आपको ये बताना है कि जो ये आप दोनों वेव्स को ऐड करेंगे, जब इन दोनों वेव्स को ऐड करते हैं, इस पहली वेव को और दूसरी वेव को ऐड करते हैं, तो ऐड करने से हमारे पास ये रिजल्टेंट वेव आती है, ठीक है। और ये रिजल्टेंट वेव इसका और इसका प्रोडक्ट है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा है ये वाला, और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब टाइम पीरियड ज़्यादा है, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी को, और इसका ग्राफ बनाते हैं, तो इसका ग्राफ ऐसा आता है, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। अब इसके ग्राफ में ये जो साइकिल्स हैं ये इसके अंदर ही घुसी हुई हैं, ऐसे 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 जो यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आवाज़ तेज़ है और फिर आवाज़ दोबारा कब तेज़ हुई, यहाँ पे बीच में आने के बाद फिर से आवाज़ तेज़ होगी। तो बीट का जो टाइम पीरियड है वो तो इतना है, एक बार तेज़ आवाज़, फिर कम होने के बाद फिर दोबारा तेज़ आवाज़, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है ए का टाइम पीरियड अगर टी है तो बीट का टाइम पीरियड उससे एग्जैक्टली हाफ है, ठीक है। लेकिन ए का टाइम पीरियड कितना है, अच्छा ए की फ्रीक्वेंसी बोलो, ए की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मोस्टली लोग इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो आसान होता है ना। तो ए की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो सिग्नल ए है, दो सिग्नल है इसमें ए और बी, जो सिग्नल ए है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, बताओ मनन। 2π नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π कहाँ से आ जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी में, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2। ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ए की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा डी बाई 2, ठीक है। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2। तो जो बीट्स हैं उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, बीट्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ए की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उससे डबल, क्योंकि उसकी एक साइकिल में बीट्स की दो साइकिल हो जाएंगी। यहाँ पे आवाज़ कम है, यहाँ पे फिर आवाज़ कम होगी, तो बीट्स की एक साइकिल तो यहाँ पूरी होगी, फिर यहाँ पे आवाज़ कम है, फिर बीट्स की दूसरी साइकिल यहाँ एक और पूरी होगी। तो इसकी हाफ साइकिल में बीट की एक साइकिल पूरी हो जाती है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डबल आएगी ना, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी बाई 2 और बीट्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी बाई 2 इंटू 2, ठीक है। ये समझ में आपको। अब मैं आपको इसमें से क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे आता है। तो बेटा ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप देखो, 2 सितार स्ट्रिंग्स ए एंड बी आर प्लेइंग द सेम नोट गा, मतलब इन दोनों को एक ही नोट प्ले करना है, एक ही फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। बट दे आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून, मतलब करना तो इनको एक ही फ्रीक्वेंसी की आवाज़ चाहिए, लेकिन तो इनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, एक जैसी फ्रीक्वेंसीज नहीं है। दे प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। तो इन दोनों को जब हम एक साथ साउंड करते हैं, एक साथ आवाज़ सुनते हैं, तो 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की बीट्स हमें सुनती हैं। और टेंशन इन द स्ट्रिंग ए इज स्लाइटली रिड्यूस्ड। अब देखो, जब हम गिटार स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हैं और उसमें हम कोई म्यूज़िक प्ले करने की कोशिश करते हैं या नोट प्ले करते हैं, तो उसके ऊपर स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, ठीक है। और स्टैंडिंग वेव्स बनने से, अब देखो स्टैंडिंग वेव्स कैसी बनती है, तो इसमें हम स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स ले रहे हैं, गिटार में तो स्ट्रिंग दोनों एंड्स पे फिक्स्ड होता है। तो जो स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं, तो आपको मालूम है कि कैसे पैटर्न आते हैं। तो फंडामेंटल मोड में ऐसे कुछ आता है, ठीक है। तो हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं, V/2L, ऐसे लिखते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को। और जब कोई स्ट्रिंग फिक्स्ड होता है तो उस पर स्पीड ऑफ द वेव कितनी होती है, तो उसका हमने फॉर्मूला किया था √T/μ, वेयर T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड म्यू इज दी मास पर यूनिट लेंथ। ये तो मैं आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, पर इसके जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज आएंगे वो इसी के मल्टीपल्स आएंगे फिर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी फ्रीक्वेंसीज ये प्ले कर रहे हैं, जो भी, ठीक है, म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, जो भी नोट ये प्ले कर रहे हैं,
वो फ्रीक्वेंसीज जो है वो, अब देखो ये वाली फ्रीक्वेंसी टेंशन पे डिपेंड कर रही है, तो अगर आप स्ट्रिंग को टाइट करते हो तो टेंशन बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया, इसमें इन्होंने कहा है कि द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज स्लाइटली रिड्यूस्ड। टेंशन को अगर हम कम करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो कहने का मतलब जब आप ए स्ट्रिंग को प्ले करते हो, अगर आप उसको ढीला करते हो तो उसके ऊपर जो स्टैंडिंग वेव बनती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि उसमें हम टेंशन को कम कर रहे हैं, तो जो फंडामेंटल जो भी मोड उसमें फ्रीक्वेंसी का एक्साइट हुआ है स्ट्रिंग में, ठीक है, ये तो फंडामेंटल मोड है, मैं ये नहीं कह रहा इनमें फंडामेंटल मोड हो रहा है या नहीं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन उनके ऊपर कोई ना कोई स्टैंडिंग वेव पैटर्न जरूर बनाए, और चाहे कोई भी स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनाए उसकी फ्रीक्वेंसी टेंशन के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल आप कह सकते हो आती है, इन केस अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये डिपेंडेंस है। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, अब इन्होंने कहा कि जब हम स्ट्रिंग को ढीला करते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, हम एक फ्रीक्वेंसी एक्सिस पहले बनाते हैं, ये हम एक फ्रीक्वेंसी एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। अब इस एक्सिस के ऊपर ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो ए की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो सकती है, ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, इस पे फ्रीक्वेंसीज बहुत लो से हाई वैल्यूज तक बढ़ रही हैं, यहाँ पे कहीं पे इमेजिन कर लो कि जीरो फ्रीक्वेंसी और फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है एज वी मूव टुवर्ड द राइट साइड। और मान लो बी की फ्रीक्वेंसी, अब दो सिचुएशन है, जब ये आउट ऑफ ट्यून है तो इनकी फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा गैप होगा, तो या तो ए की फ्रीक्वेंसी बी से ज़्यादा होगी या फिर आप ये कह सकते हो कि बी की फ्रीक्वेंसी ए से ज़्यादा होगी, लेकिन दोनों में गैप एक जितना है, क्योंकि आपको दिया ना कि बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो बीट फ्रीक्वेंसी आपको दी है 6 हर्ट्ज, तो मैं यहाँ पे अभी हर्ट्ज नहीं लिख रहा, ऐसे लिख रहा हूँ, तो इसमें 1 और 2 करने की जगह हम ए और बी कर देते हैं। तो अगर ये सिचुएशन है तो एफ ए माइनस एफ बी 6 होगा, और अगर ये सिचुएशन है तो एफ बी माइनस एफ ए 6 होगा, लेकिन इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। लो मैं हर्ट्ज भी लिख देता हूँ इसमें, विच ऑफ देम इज करेक्ट, क्योंकि इसमें दिया नहीं हुआ कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है किसकी कम, ठीक है। लेकिन उन्होंने दिया है कि जब हम ए को थोड़ा सा ढीला करते हैं, व्हेन वी रिड्यूस द टेंशन इन ए, ठीक है, तो देन बीट फ्रीक्वेंसी बिकम्स 3 हर्ट्ज। तो अगर मैं इसमें ए की फ्रीक्वेंसी, अगर मैं इसमें ए को थोड़ा सा मैं उसके अंदर टेंशन को कम करता हूँ, ए को मैं थोड़ा सा ढीला करता हूँ, ए की टेंशन को कम करता हूँ, तो ए की फ्रीक्वेंसी तो इधर चली जाएगी, इधर जाने से जो इनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो तो 6 से भी ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये डिफरेंस 6 हर्ट्ज है, ठीक है। अगर मैंने ए की टेंशन को कम किया तो ए की फ्रीक्वेंसी इधर चली जाएगी, तो एफ बी माइनस एफ ए बढ़ गया या कम हो गया, एफ बी माइनस एफ ए तो बढ़ गया, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ ये कम हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ए को ढीला करता हूँ तो ए की फ्रीक्वेंसी फिर जब उसमें रेजोनेंट कोई नॉर्मल मोड एक्साइट होगा, ठीक है, तो यहाँ चली जाएगी। अब यहाँ जाने से ये कम हो रही है, तो ये डिफरेंस कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला केस हमारे लिए सही नहीं है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला केस है, और एफ ए माइनस एफ बी 6 है, ना कि एफ बी माइनस एक्स ए 6 है, ठीक है। तो आपको ये तो फ्रीक्वेंसी एक्सेस इसीलिए बतानी पड़ी, ये पता लगाने के लिए कि कौन सा इन दोनों में से केस है, क्योंकि या तो एफ ए बड़ा होगा या एफ बी। अब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इन्होंने दी हुई है 324 हर्ट्ज, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, ठीक है, जब डिफरेंस फ्रीक्वेंसी का 6 हर्ट्ज था, 6 हर्ट्ज की बीट्स आ रही थी, इसमें 6 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी से बीट्स प्रोड्यूस हो रही थी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, तो बी की फ्रीक्वेंसी फिर हम बड़े आराम से इससे निकाल सकते हैं, तो बी की फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी, ये उधर जाएगा तो 318 हर्ट्ज। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, बाकी न्यूमेरिकल्स भी सिंपल होते हैं और इसी तरीके से हम करते हैं। अब इसमें हम टेंशन को बढ़ा भी सकते थे, अगर हम स्ट्रिंग को और टाइट बना रहे थे तो मे बी जो इस क्वेश्चन में टेंशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाती, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो वो भी हम एक बार उसको देखते हैं। उसमें भी इसी तरीके से बीट्स के ऊपर बेस्ड है, और फिर आप बीट्स के मोस्टली सभी न्यूमेरिकल्स एक ही टाइप के होते हैं, वेरी रेयर के भी वो दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स हों। तो ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ो, दिस इज़ नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, ठीक है, बट इट इज़ फ्रॉम सम अदर सोर्स। इसमें दिया हुआ है कि एक ट्यूनिंग फोक है, ठीक है, और ये ट्यूनिंग फोक क्या करती है, मान लो ये ट्यूनिंग फोक है, दिस ट्यूनिंग फोक प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकंड विद अनदर ट्यूनिंग फोक, ठीक है। तो 2 ट्यूनिंग फोक्स हैं, तो ये पहली ट्यूनिंग फोक है मान लो, और ये जो अनदर ट्यूनिंग फोक है इसको मैं 2 बोल देता हूँ, तो ये फर्स्ट ट्यूनिंग फोक है, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, और ये सेकंड ट्यूनिंग फोक है, सपोज सेकंड ट्यूनिंग फोक 1 ट्यूनिंग फोक 2। अब ये कह रहे हैं कि ये 4 बीट्स पर सेकंड दे रही है, इन दोनों को जब हम एक साथ साउंड करते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी तो आपको दी हुई है, F2 इज ऑलरेडी गिवन टू अस 256 हर्ट्ज, लेकिन F1 आपको दिया नहीं हुआ, ठीक है। तो अब ये आपको दे रहा है कि ये 4 बीट्स पर सेकंड दे रही है, तो मतलब जब ये दोनों आपस में साउंड होकर 4 बीट्स पर सेकंड दे रही है, तो आपको ये नहीं पता कि F1 इससे ज़्यादा है या F1 इससे कम है। तो दोबारा से हम फ्रीक्वेंसी एक्सिस के ऊपर विजुलाइज करते हैं, तो अगर मान लो F1 बड़ा है और F2 छोटा है, तो क्योंकि ये 4 बीट्स पर सेकंड दे रही है तो बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है, ठीक है। और अगर मान लो F2 आगे है, ठीक है,
F2 आगे है और F1 पीछे है, तो F2 माइनस, इस केस में क्या होगा, F1 माइनस F2 विल बी 4 हर्ट्स, ठीक है। और इस केस में अगर ये सिचुएशन है तो F2 माइनस F1 विल बी 4 हर्ट्स, ये 4 हर्ट्स हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी 4 हर्ट्स, दोनों में से एक केस होगा, ठीक है। लेकिन अब आप देखो, द फर्स्ट वन इज लोडेड विद अ लिटिल वैक्स, इसके ऊपर हम थोड़ा सा वैक्स लगा देते हैं। तो अगर आपने इसके प्रॉन्ग्स के ऊपर थोड़ा सा वैक्स लगा दिया तो आप क्या समझते हो कि ये आसानी से ऑसिलेट कर पाएगा या उतनी आसानी से ऑसिलेट नहीं कर पाएगा? तो ऑब्वियसली जब आपने इसके ऊपर वैक्स लगा दिया, इसको लोड कर दिया वैक्स से, ठीक है, तो इसका मूवमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि हम F1 को कम करें, वैक्स लगाने के बाद फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी जो उसकी पहले वैल्यू थी, ठीक है। ऐसे ही हम कई बार फाइलिंग करते हैं ट्यूनिंग फोक के प्रॉन्ग्स की। फाइलिंग मीन्स जैसे कि एक लंबी सी मेटल की एक फ्लैट सी शीट होती है, उसके साथ एक हैंडल लगा होता है, जैसे कि कई बार आप देखते हो कि शू मेंड करने वाले जो जूते ठीक करते हैं, या कई बार कारपेंटर्स के पास भी ऐसे एक लंबी सी फाइल होती है, उसको ऐसे रगड़ते रहते हैं वो, ठीक है, जस्ट टू रब अगेंस्ट। तो इसको अगर हम रगड़ते हैं तो इट विल, ये थोड़ा सा इसके, आप इसको रगड़ रहे हो तो इसको आप घिसा रहे हो, ठीक है, तो ये और आसानी से ऑसिलेट करेगा। तो फाइलिंग करने से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और अगर हम इसको वैक्स से लोड कर देते तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अब इसमें इन्होंने इसको वैक्स से लोड किया, तो वैक्स से लोड करने का मतलब हमने फ्रीक्वेंसी F1 को बढ़ाया या कम किया है? वैक्स से लोड करने का मतलब फ्रीक्वेंसी को हमने कम किया। तो अगर ये वाला केस होता तो F1 को लोड किया तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो इसमें तो बीट फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कब? इस केस में बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप F1 को वैक्स से लोड करोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी और भी कम हो जाएगी, और ये पहले 4 थी, 4 से अब ये 6 हो सकती है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये वाला सिचुएशन नहीं है, F1 माइनस F2 4 के इक्वल नहीं है। F2 माइनस F1 वॉज ओरिजिनली इक्वल टू 4, ठीक है। और अब आगे क्या दिया इन्होंने, फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसकी फ्रीक्वेंसी 256 दी हुई है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 256 है, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 कितनी आ जाएगी? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 आ जाएगी 252 हर्ट्स, ठीक है। व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोक, मींस फर्स्ट ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ये लोडिंग विद वैक्स और फाइलिंग इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी, एंड लोडिंग विद वैक्स इट डिक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी। ये आप याद रख लेना ट्यूनिंग फोक्स के साथ। ये कंसेप्ट है, ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग है, सुनो, डॉपलर्स इफेक्ट। तो एक सिंपल सी एक्टिविटी जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दी थी जब हम 10th में थे, वो ये थी कि मान लो ये कमरे की फ्लोर है और 2 फ्रेंड्स यहाँ पे खड़े हैं। पहले हम इसको लॉजिकली समझते हैं, क्या कंसेप्ट है देखना आप, ठीक है। डेफिनेशन तो मैं दे दूंगा 1 मिनट पर, पहले समझो फिर डेफिनेशन करेंगे। दीज आर 2 फ्रेंड्स, ठीक है, कोई भी आप खड़े हो रहे, आपको कोई भी फ्रेंड इमेजिन कर लो। अब एक फ्रेंड के पास मान लो पीस है, मटर, ठीक है, और वो इसकी तरफ फेंक रहा है, ठीक है, ऐसे, और ये कैच करता जा रहा है उनको, ठीक है। इसके पास कोई कटोरी रखी है उसमें डालता जा रहा है, और इसके पास कोई कटोरी है उसमें से उठा के फेंकता जा रहा है। तो मान लो ये हर हाफ सेकंड के बाद एक पी उठा के इसकी तरफ फेंक देता है, हर हाफ सेकंड के बाद। तो 1 सेकंड में कितने पीस फेंक रहा है? 1 सेकंड में 2 पीस फेंक रहा है ना, 2 मटर फेंक रहा है। तो इसको 1 सेकंड में कितने मिलेंगे? 1 सेकंड में 2 ही मिलेंगे, क्योंकि उतने ही गैप के बाद इसको मिलेंगे। ये तो मान के चल रहे हैं कि सेम ही तरीके से फेंक रहा है, ऐसा नहीं कि फास्ट स्लो फेंक रहा है। तो मतलब इसके फेंकने की फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 पीस पर सेकेंड। आप चाहे तो इसको 2 हर्ट्ज कर सकते हो। और इसको ऑब्जर्व करने की फ्रीक्वेंसी क्या है? ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्वर ही है। इसको कितनी पीस मिल रहे हैं? 2 पीस पर सेकेंड। ये तो बिल्कुल आसान सी चीज़ है। अब मान लो ये मटर फेंकता जा रहा है वैसे ही 2 पीस पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन अब ये जो फ्रेंड है ये इस तरफ चलना शुरू कर देता है, ठीक है, या दौड़ना शुरू कर देता है। तो अब आप बताओ, इसको पहला मटर मिला, दूसरा मटर इसको आधे सेकंड के बाद मिलेगा या जल्दी मिल जाएगा? जल्दी मिल जाएगा ना। पहला मिला इसको, अब ये चल रहा है, तो दूसरा, पहले तो जब ये रुका हुआ था तो हर आधे सेकंड के बाद एक मटर मिल रहा था, आधे सेकंड के बाद एक मिल गया, फिर आधे सेकंड के बाद एक मिल गया। अब इसने ये कैच किया और ये दौड़ने लगा, तो अब दूसरा मटर इसको जल्दी मिल जाएगा ना। तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई या ज़्यादा? मिलने की, जल्दी मिला है तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ऐसे ही अगर ये दूर जाता है तो इसको देर में मिलेगा, फ्रीक्वेंसी कम हो गई। अब मान लो ये नहीं चलता, अब मान लो इसने एक पी फेंका और दूसरे ने उसको पकड़ लिया और ये आगे चलने लगा, और फिर इसने मटर फेंक दिया, फिर इसको फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर ये दूर चला जाता है फिर से फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी।
कहने का मतलब क्या है, साउंड वेव्स में ऐसे ही कुछ ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो हमने सिंपल एक पीस का एग्जांपल कंसिडर करके किया है, ठीक है। इट वाज अ गुड एग्जांपल इन आवर एनसीईआरटी बुक। आई जस्ट रेड दिस एग्जांपल एंड आई कुड अंडरस्टैंड व्हेन इट वाज वी वर इन 10th क्लास, देन इट वाज देयर इन आवर एनसीईआरटी बुक। तो अब देखो, अब इसमें क्या है कि यही चीज़ हम साउंड के लिए पढ़ते हैं, डॉपलर इफेक्ट फॉर साउंड। फिर डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट भी है, लेकिन वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, लाइट के चैप्टर में भी, वो सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। तो इसमें क्या है कि एक साउंड का सोर्स है, देयर इज अ सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है। जैसे कि कोई पुलिस का सायरन हो सकता है, या कोई और साउंड का सोर्स हो सकता है, हॉर्न हो सकता है किसी गाड़ी का, ट्रेन का, कुछ भी। तो ऐसे हम बना लेते हैं, ये आपके पास सोर्स ऑफ साउंड है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, मान लो कोई पर्सन है जिसका कान हम यहाँ दिखा देते हैं, ये ऑब्जर्वर है। अब आप पहले ये सिचुएशन, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। फिर मैं आपको कहूँगा आप वीडियो में देखो बेटे, क्योंकि एक ही बार में ध्यान से समझ में आ जाए तो बढ़िया है, ठीक है। तो साउंड वेव्स में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन साउंड वेव्स। देखो पहले हम एक सिंपल सी चीज़ की क्लैरिफिकेशन कर देते हैं, फिर बाद में हम उसको मुश्किल बना सकते हैं। अभी मैं एक सिंपल चीज़ मैं एज्यूम कर रहा हूँ, सिंप्लीफाइंग फीचर। हम ये मान रहे कि जो हवा है वो ब्लो नहीं करी, विंड नहीं चल रही अभी, क्योंकि सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मान लो साउंड की स्पीड है 330 और अभी एयर स्टिल है, मेरे और आपके बीच में जो हवा है उसमें कोई मोशन नहीं है। लेकिन सपोज मुझसे आपकी तरफ एक हवा भी चलनी शुरू हो जाए, ठीक है, तो मेरी स्पीड, साउंड की स्पीड में हवा की स्पीड ऐड हो जाएगी और साउंड आपके पास जल्दी पहुंचने लग जाएगी। ऐसे ही अगर उल्टा चल रही है हवा और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो साउंड की स्पीड से हवा की स्पीड, मान लो 5 मीटर्स पर सेकेंड हवा की भी स्पीड होगी, और हवा पीछे से आके आपकी तरफ आ रही है, और मैं, एक तो स्टिल एयर है, मैं आपके पास बोल रहा हूँ तो आपको लगेगा साउंड की स्पीड 330 है। लेकिन जब हवा भी चल रही है तो साउंड की स्पीड कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम इसमें जितना भी मान के चलेंगे, हम ये मान लेंगे कि जो इस एग्जांपल में साउंड का सोर्स, साउंड का ऑब्जर्वर, हम ये मान के चलेंगे। मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा, ठीक है, ताकि हमारा पूरा हो जाए। 15 मिनट ही है हमारे पास, ठीक है ना, तो आप करो थोड़ा सा, नहीं तो ये आधे घंटे का आर्टिकल है, फिर इसके बाद दोबारा टाइम नहीं मिलेगा इसको करने का, ठीक है। तो वी विल एज्यूम कि जो मीडियम है, द मीडियम इज़ नॉट मूविंग, ठीक है, जो इसमें हवा है वो रुकी हुई है, ठीक है, ये मान के चलेंगे। फिर मीडियम मूव कर रहा है, वो बड़ा आराम से उसी जो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे उसी में से ही निकल जाता है वो वाला फॉर्मूला भी। तो पहले आप देखो साउंड वेव में क्या होता है, कंप्रेशन और रेरिफैक्शंस। तो मान लो इस सोर्स ने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साउंड, मान लो एफ फ्रीक्वेंसी की साउंड एमिट की, और ये ऑब्जर्वर भी रेस्ट पर है विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम, और ये सोर्स भी विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम रेस्ट पर है, या भी कह लो ये दोनों अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू में रेस्ट पे हैं, और जो मीडियम है वो भी अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू में रेस्ट पे, हवा भी रेस्ट पे, सोर्स भी रेस्ट पे, ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे। अब यहाँ पे जो प्रेशर, क्योंकि साउंड वेव तो ऐसी है, ठीक है, ये मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। तो मान लो यहाँ से एक प्रेशर मैक्सिमम एमिट होता है, यहाँ से जो प्रेशर मैक्सिमम है वो निकला, अब ये साउंड ऑब्जर्वर की तरफ जाएगी, ठीक है। पहले आप देखना, यहाँ पे एक घड़ी और लगा देते हैं। सपोज वी हैव अ वॉच हेयर विच इज़ फिक्स्ड इन द अर्थ फ्रेम, वॉच मूव नहीं कर रही, यहाँ पे एक घड़ी लगा देते हैं। सपोज दिस इज अ वॉच, ऐसे कुछ वॉच बना लेते हैं। तो मान लो यहाँ से एक प्रेशर मैक्सिमम निकला, यानी कि साउंड वेव निकली, पर साउंड वेव का पीक, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, प्रेशर मैक्सिमम निकला। मान लो इस घड़ी में, जब इस घड़ी को तो आप ऑन कर दो, टिक 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 टिक, ये सही चलनी शुरू हो गई। जब इस घड़ी में T1 टाइम था, यहाँ से प्रेशर मैक्सिमम निकला, और ये प्रेशर मैक्सिमम ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये प्रेशर मैक्सिमम ऑब्जर्वर किस टाइम पे पकड़ लेगा, कब उसके पास पहुंचेगा, एट व्हाट टाइम द ऑब्जर्वर विल रिसीव दिस प्रेशर मैक्सिमम। बड़ी आसान सी चीज़ है, ये साउंड वेव है, ये मान लो v स्पीड से जा रही है, सपोज v इज द स्पीड ऑफ द साउंड, और मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d, सोर्स और ऑब्जर्वर, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा अर्थ के फ्रेम से, क्योंकि दोनों मूव नहीं कर रहे, अर्थ के फ्रेम से रेस्ट पर है। तो यहाँ इस घड़ी के अनुसार टाइम देखा जा रहा है। इस घड़ी में मान लो जब 5 सेकंड टाइम था स्टॉप वॉच में, आपका सेल फोन ही है ये सपोज, उसमें जब 5 सेकंड टाइम था, यहाँ से प्रेशर मैक्सिमम निकला, तो वो यहाँ पे कुछ देर के बाद ही पहुंचेगा इस घड़ी के अनुसार। तो इस घड़ी में मान लो T1 डैश टाइम है, तब ऑब्जर्वर इस प्रेशर मैक्सिमम को रिसीव कर लेता है। ये साउंड जो यहाँ से निकली थी वो वहाँ पहुँच गई, ठीक है। कितने टाइम के बाद पहुँचेगी, क्या टाइम होगा घड़ी में जब वो उसके पास पहुँचेगी? नहीं, इस घड़ी में क्या टाइम होगा, तभी मैंने पूछा है। उस घड़ी में जब T1 टाइम था तब तो निकली है, और उसके d/v टाइम के बाद इसके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। इस घड़ी में जब ये टाइम दिख रहा होगा तब ये प्रेशर मैक्सिमम यहाँ पहुंचेगा। अच्छा अब आप बताओ, अब जो ये प्रेशर मैक्सिमम तो आगे चला गया, ठीक है, हो सकता है ये प्रेशर मैक्सिमम बीच में हो, इसके तब ना पहुंचो, तो इसने अपना दूसरा प्रेशर मैक्सिमम भी फेंक दिया, क्योंकि साउंड वेव है ना, लगातार आ रही है। तो जब ये निकला उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है। तो ये उसके पीछे वाला साउंड मैक्सिमम जो आगे गया, जो ये रिसीव कर लेगा,
ये इमीडिएटली उसके बाद आने वाला है, ये तो पहला था, ये इसके बाद में आने वाला है। ये प्रेशर मैक्सिमम यहाँ पे किस टाइम पे निकलेगा? अगर पहला प्रेशर मैक्सिमम T1 टाइम पे निकला था, तो दूसरा प्रेशर मैक्सिमम किस टाइम पे निकलेगा इस घड़ी के अनुसार? T1 टाइम के तो बाद में ही निकलेगा। T1 प्लस टाइम। हाँ, T1 प्लस कैपिटल T। कैपिटल T क्या है? मान लो इस साउंड वेव का जो टाइम पीरियड है, इस साउंड वेव का जो टाइम पीरियड है, जो कि f का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, f का रेसिप्रोकल है। तो इतने इस घड़ी के बाद जब इस घड़ी में कैपिटल T टाइम पास हो जाएगा, तब यहाँ से नेक्स्ट प्रेशर मैक्सिमम निकला, ठीक है। अब वो यहाँ पे कब रिसीव होगा? एट व्हाट टाइम इट विल बी रिसीव्ड? क्योंकि इस टाइम पे तो ये निकला है, और इस टाइम के भी d/v टाइम के बाद, वेयर v इज द स्पीड ऑफ द साउंड, वो यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। तो आप देखो, इसने दो लगातार, इससे निकलने वाले दो कॉन्जिक्यूटिव प्रेशर मैक्सिमम कितने टाइम गैप के ऊपर निकले? दिस माइनस दिस, कितने टाइम इंटरवल पे इसने छोड़े? T1 प्लस T माइनस T1। तो ये तो वैसे भी आपको पता ही है T1 डेल्टा T इतना आएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड वो है। लेकिन इसने उनको कितने टाइम गैप के ऊपर पकड़ा? इसके हिसाब से टाइम किस दो प्रेशर मैक्सिमम के बीच का कितना टाइम है? क्योंकि इसने जो वेव रिसीव की है, अगर इसने ये वाली वेव रिसीव की है, तो दो प्रेशर मैक्सिमा के बीच का जो टाइम इसने रिसीव किया डेल्टा T डैश, वो कितना आ रहा है? वो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, तो ये कैंसिल कैंसिल, ये तो T आया। मतलब अब इसने कौन सी फ्रीक्वेंसी फेंकी थी? F 1/T, और इसने कौन सी फ्रीक्वेंसी रिसीव की है? ऑब्जर्व 1/T। दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि अभी रिलेटिव मोशन नहीं है ना, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। ये वही है जब मटर फेंक रहे थे पर दोनों रुके हुए थे, तो जो फ्रीक्वेंसी इसने थ्रो की है वही फ्रीक्वेंसी उसने रिसीव की है, इसमें तो कोई सरप्राइज नहीं है, ठीक है। तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं डॉपलर्स इफेक्ट को, ठीक है। द फिनोमिनन ऑफ एन अपैरेंट शिफ्ट, अपैरेंट मीन्स जो दिखता है पर होता नहीं, मतलब इसको फ्रीक्वेंसी कुछ और महसूस होगी, फेंक तो ये शायद 500 हर्ट्ज रहा है, लेकिन अगर ये इस तरफ आने लगा तो इसको वो ज़्यादा फील होगी, जबकि है वो 500 ही, ठीक है। इसलिए अपैरेंट मीन्स जो अपीयर करता है पर असली में नहीं होता। द फिनोमिनन ऑफ अपैरेंट शिफ्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू, बताओ, ड्यू टू, हाँ ऐसे लिखते हैं, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बाकी नोट से पढ़ लेना। तो जो फ्रीक्वेंसी का कम ज़्यादा होना महसूस होता है बिकॉज ऑफ, अब वो फ्रेंड तो आधे सेकंड के बाद ही मटर फेंक रहा था, लेकिन अगर ऑब्जर्वर या तो इस तरफ आने लगा या दूर जाने लगा तो फ्रीक्वेंसी को तो शिफ्ट हो गया ना, ठीक है। तो द फिनोमिनन ऑफ अपैरेंट शिफ्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो अगर ये 5 मार्क्स का जब आता था स्कूल एग्जाम्स में, तो हम बच्चों को बोलते थे कि आप 3 केस यूज़ करके प्रूव करना, यूज़ 3 केसेस एंड प्रूव दिस आर्टिकल, ठीक है। तो व्हाट आर दोस 3 केसेस? तो मैं आपको पहले फर्स्ट केस बताता हूँ और कोशिश करना कि खुद से रीजनिंग करो, ठीक है, और बहुत ही आसान सी रीजनिंग है। तो पहले हम क्या मान लेंगे? बोथ सोर्स इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, एंड मीडियम मतलब हवा जिसमें साउंड वेव मूव करे, दैट इज ऑल्सो एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और हम ये मान लेंगे कि यहाँ से एक प्रेशर मैक्सिमम इस घड़ी के अनुसार, जो कि फिक्स्ड है अर्थ के फ्रेम में, इस घड़ी के अनुसार T1 टाइम पे फर्स्ट प्रेशर मैक्सिमम यहाँ से निकलता है, मतलब साउंड वेव यहाँ से निकलती है। अब जो साउंड वेव यहाँ से T1 टाइम पे निकली, वो यहाँ पे कब पहुँचेगी ये बताना है आपको, ठीक है। जो साउंड वेव यहाँ से निकली, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो वेव यहाँ से निकल रही है T1 टाइम पे, इसमें हम मान लेते हैं पहले सोर्स को तो रेस्ट पे रखेंगे, लेकिन ऑब्जर्वर मान लो VO स्पीड से ऐसे मूव कर रहा है। पहले हम केस 1 लेते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर मूव्स विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एट अ स्पीड VO, ठीक है, टूवर्ड्स द सोर्स। फिर एक केस अवे वाला भी आएगा, पर पहले आप टूवर्ड्स वाला सीखो। ये इसकी तरफ मूव करना शुरू करता है। तो अब आप बताओ, जब ये ऐसे मूव कर रहा है, जो T1 टाइम पे यहाँ से प्रेशर मैक्सिमम छूटा, दूसरा केस आसान था पर मैंने ये वाला पिकअप किया, कोई बात नहीं। सोर्स से जब प्रेशर मैक्सिमम इस टाइम पे निकला, ये उसको किस टाइम पे रिसीव करेगा? जो प्रेशर मैक्सिमम घड़ी के अनुसार T1 टाइम पे निकला यहाँ से, साउंड की स्पीड मीडियम में V, तो ये उसको किस टाइम पे पकड़ेगा? तो आप देखो, इसके लिए सबसे इजी क्या है, ठीक है, मान लो T1 टाइम के ऊपर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है D, ठीक है। जब ये यहाँ से छूटा उस समय T1 टाइम पे डिस्टेंस है D, इसके अनुसार साउंड की स्पीड कितनी है, ठीक है। जो इसकी स्पीड है रिलेटिव स्पीड, इसके हिसाब से साउंड वेव इसको इतनी स्पीड से अप्रोच कर रही होगी।
v प्लस वी ओ, क्योंकि ये भी तो उस तरफ जा रहा है ना। अगर ये रेस्ट पे था, मान लो साउंड 330 की स्पीड से आ रही है, अब मान लो ये भी 20 की स्पीड से उस तरफ जाने लगा, तो इसके हिसाब से साउंड की स्पीड कितनी है 350, साउंड इसको जल्दी आती हुई लगेगी ना। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द साउंड एज कंपेयर टू दिस ऑब्जर्वर। तो t1 टाइम, t1 डैश, जिस टाइम पे ये इस प्रेशर मैक्सिमम को रिसीव करेगा, साउंड को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है और साउंड इसके हिसाब से, इसके फ्रेम से साउंड इतनी स्पीड से चल रही है, तो इस टाइम पे उसको रिसीव कर लेगा। क्लियर है? तो जब ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो अब अपने फ्रेम से जो साउंड इसको मान लो दिख रहा है, ये देख पा रहा है साउंड प्रेशर मैक्सिमम को, इसको देख पा रहा है, जैसे वो सुनती है साउंड तो, लेकिन ये प्रेशर मैक्सिमम ये इसको कितने टाइम के बाद रिसीव करेगा, इसके हिसाब से साउंड वेव इतनी स्पीड से आ रही है। तो इस घड़ी के अंदर, हाँ, तो इसमें एक और भी, तो t1 टाइम पे तो एमिट हुआ ना, t1 टाइम पे एमिट होने के बाद कुछ देर के बाद ये उसको रिसीव कर रहा है। t1 टाइम पे ये डिस्टेंस था d, यहाँ से जो साउंड का प्रेशर मैक्सिमम t1 टाइम पे निकला, ये उसको t1 टाइम के बाद, क्योंकि इस साउंड को इतना टाइम लगेगा इसके अकॉर्डिंग वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि इसके हिसाब से साउंड वेव कितनी स्पीड से जा रही है, v प्लस वी ओ। ये समझ में आएगा आपको? अब इसके आधा हुआ ये रीजनिंग। अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे नहीं किसी को पूछना है इसमें से, आ रहेगा समझ में? ठीक है, अब आप देखो, अब मान लो जो ये प्रेशर मैक्सिमम तो आगे चला गया, ये हमें पता नहीं कहाँ पे, हवा में ही होगा। अब इसके इमीडिएटली बाद जो नेक्स्ट प्रेशर मैक्सिमम है, वो सोर्स कितने टाइम के बाद फेंकेगा इसके हिसाब से। t1 टाइम पे अगर पहला निकला था, तो जो दूसरा निकलेगा वो t1 प्लस कैपिटल T टाइम के बाद निकलेगा, वेयर कैपिटल T इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस साउंड। ठीक है, तो वो t1 प्लस टी। अब ये जो प्रेशर मैक्सिमम यहाँ से निकला, ठीक है, जो सेकंड प्रेशर मैक्सिमम यहाँ से निकला, वो प्रेशर मैक्सिमम को ये किस समय रिसीव करेगा, t2 डैश टाइम। ठीक है, तो किस टाइम पे निकला है प्रेशर मैक्सिमम, t2 टाइम पे, यानी कि इस टाइम पे, इस घड़ी के हिसाब से, इस घड़ी के हिसाब से इस टाइम पे ये प्रेशर मैक्सिमम निकला। और तब d कितना, डिस्टेंस कितना है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में, d रहेगा या कम हो जाएगा? जब सेकंड प्रेशर मैक्सिमम यहाँ से निकल रहा है इस टाइम पे, तब ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? d माइनस स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर, और कितनी देर के बाद निकला ये t1 टाइम के, कैपिटल T। तो अब जो नया डिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों के बीच में, न्यू डिस्टेंस, ठीक है, वो इतना आ जाएगा, न्यू डिस्टेंस बिटवीन दी सोर्स एंड दी ऑब्जर्वर। अब इस टाइम पे तो ये निकला है यहाँ से सेकंड प्रेशर मैक्सिमम, और उस समय इतना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, तो इस टाइम पे तो निकला है, प्लस अब जो साउंड यहाँ से निकली है इसके अकॉर्डिंग वो किस स्पीड से आ रही है, वो आ रही है v प्लस वी ओ स्पीड से, और उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, d माइनस वी ओ इंटू टी। अगर आपको लगता है आप भूल गए तो आप वीडियो देख के फिर से सुन लेना अगर आपको लगे। बाकी इसमें फॉर्मूला बहुत आसान है, कंपटीशन के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, लेकिन एडवांस वालों को डेरिवेशन चाहिए, क्योंकि कई ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो डेरिवेशन आए तभी कर सकते हैं, फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। ठीक है, नीट मेंस में तो फॉर्मूले से काम चल जाता है मोस्टली। तो अब ये देखो बेटे, ये दो, तो जो ऑब्जर्वर ने दो सक्सेसिव मैक्स प्रेशर मैक्सिमा रिसीव किए, उनके बीच में टाइम इंटरवल ये आ जाएगा। तो ऑब्जर्व टाइम पीरियड क्या है, t2 डैश माइनस t1 डैश। इसमें से इसको माइनस करो, t1 तो खत्म हो गया, और क्या खत्म हुआ, ये d प्लस वी बाई वी ओ इसमें भी है, और ये d प्लस वी बाई वी ओ इसमें भी है, तो ये d वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई, और इसमें क्या बचा, इसमें एक तो t बचा और इसमें एक ये बचा। ठीक है, माइनस वी नॉट t अपॉन वी प्लस वी ओ, ये बचा। ये ऑब्जर्व टाइम पीरियड है, अगर आप समझ पा रहे हो तो ऑब्जर्व टाइम पीरियड। तो ये थोड़ा सा एक बार सुनते हैं तो मुश्किल लगता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑब्जर्व टाइम पीरियड। तो ऑब्जर्व टाइम पीरियड को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, v प्लस वी ओ इंटू टी से आएगा वी टी अपॉन वी प्लस वी ओ। ये जीरो नहीं है, वी ओ है। ठीक है, इसको वी ओ बोलना, ऑब्जर्वर की स्पीड। और इसका अगर मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ तो इसका भी रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लो तो इसका भी रेसिप्रोकल लो, v प्लस वी ओ अपॉन वी, इसका भी रेसिप्रोकल लो। अब ये क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर ने रिसीव की। ठीक है, और ये क्या है 1/t, ये जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी, ये फॉर्मूला आया। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई या कम हो गई, बढ़ गई ना। ऑब्जर्वर अगर उसकी तरफ गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। v इज द स्पीड ऑफ साउंड, जितनी भी है 330 340 जो भी है वो लेंगे, आएगा समझ में। तो अगर आपको लगता है कि आपने डेरिवेशन ध्यान से नहीं सुनी थी, एक बार फिर से सुनिए, तो आप वीडियो से सुन लेना, अगर नहीं आए तो मैं फिर से बता दूंगा। लेकिन अब सेकंड केस करते हैं फटाफट। सेकंड केस क्या है बेटा, देखना, फिर उसके बाद तो मैं इसमें रिकॉर्ड कर देता हूँ और फिर आप बाद में इसको सुन लेना। अगर आपको कुछ डाउट आए तो आप पूछ लेना। ठीक है, ये ईजियर है, मुझे पहले यही करना चाहिए था पर मैंने डिफ़िकल्ट वाला पहले कर दिया।
तो इसमें आप खुद सोच पाओगे। अब आप बताओ मुझे, दोबारा से वही सिचुएशन है, दोबारा से आपके पास एक सोर्स है। अच्छा, अभी हमने एक फॉर्मूला लगाया था, निकाला था, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी मनन बताना? ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, यहाँ क्या आया था? v प्लस वी अपॉन वी। ये फॉर्मूला तब भी यूजफुल होगा अगर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है। मान लो ये सोर्स है ऑब्जर्वर, ये हमने निकाला था इस सिचुएशन के लिए, जब ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन इस फॉर्मूले को मान लो इसकी स्पीड 12 मीटर्स पर सेकंड है, तो इसको हम 12 लगा देंगे। और सपोज v की वैल्यू आपको दे रखी है 333, 330 जितनी भी, तो हम उसको 330 लगा देंगे जो भी दी हुई है, और आपको नई फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लो ये 12 की स्पीड से दूर जाना शुरू करे, फिर ऐसे ही एक फॉर्मूला डिराइव होना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर ये दूर जाए, दूर जाने से फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए या ज़्यादा? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, ज़्यादा? कम होनी चाहिए। तो आप वीओ को -12 कर दो बस इसमें, तो ये फॉर्मूला उसके लिए भी काम करेगा। हमेशा ये सोचना है कि ऑब्जर्वर आपको दिया, ऑब्जर्वर टुवर्ड्स दी सोर्स जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उसकी वजह से या कम होगी? बढ़ेगी तो वीओ को प्लस लेना है। और अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो उससे फ्रीक्वेंसी कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होगी, तो फिर वीओ को नेगेटिव लेना है। बस ये सोचना है, अगर टुवर्ड्स तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, तो वीओ पॉजिटिव। फॉर्मूला ये याद रखना है आपको। बल्कि इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, आप सोर्स ऑब्जर्वर, अब किसको मूव कराएंगे? सोर्स को। देखना, तो मान लो यहाँ पे एक घड़ी है और घड़ी में t1 टाइम पे यहाँ से एक प्रेशर मैक्सिमम निकला। अब ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट के ऊपर है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, लेकिन सोर्स इस तरफ मान लो किसी स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो मान लो इसने साउंड वेव एमिट की, ठीक है, और साउंड की स्पीड तो मीडियम में उसी स्पीड से जाएगी, ठीक है। साउंड की स्पीड नहीं चेंज होगी सोर्स के मोशन से, साउंड की स्पीड मीडियम के मोशन से चेंज होगी। अगर सोर्स मूव कर रहा है उसने तो साउंड एमिट कर दी, उसके बाद तो साउंड मीडियम में है ना, तो जो मीडियम में साउंड की स्पीड है, साउंड स्पीड से जाएगी। तो अगर साउंड की स्पीड मीडियम में इतनी है, ठीक है, तो जो सोर्स से साउंड निकली, ये प्रेशर मैक्सिमम घड़ी के अनुसार t1 टाइम पे निकला, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर उसको किस टाइम पे रिसीव करेगा? अगर t1 टाइम पे दोनों के बीच में डिस्टेंस था d, मान लो जब ये प्रेशर मैक्सिमम यहाँ से निकल रहा है, घड़ी में इतना टाइम है t1 और ये डिस्टेंस d है, तो ये उसको किस टाइम के बाद रिसीव करेगा? क्योंकि t1 टाइम पे साउंड निकली, उसके बाद तो उसको मीडियम में जाना है और ये खुद मूव नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये उसको d/v टाइम पे रिसीव करेगा। इस टाइम पे तो निकली थी, इस घड़ी के अकॉर्डिंग t1 टाइम पे तो निकली, t1 टाइम के बाद वो मीडियम में मूव कर रही है, उसको इतना टाइम और लगता है पहुंचने में ऑब्जर्वर तक, तो इस टाइम पे वो उसको रिसीव कर लेगा। ये समझ में आएगा? अब थोड़ी देर के बाद, मतलब सेकंड, इस जो पहला मैक्सिमम यहाँ से निकल गया, उसके बाद नेक्स्ट मैक्सिमम ये कब एमिट कर रहा होगा? नेक्स्ट मैक्सिमम इस घड़ी के हिसाब से t1 प्लस कैपिटल T टाइम के ऊपर, तो वो सेकंड मैक्सिमम यहाँ से निकल रहा है, ये सोर्स है, ये इस मैक्सिमम के इमीडिएटली बाद आने वाला नेक्स्ट मैक्सिमम है। लेकिन अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया होगा? स्नेहा बताओ। हाँ, क्योंकि ये मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर तो अपनी जगह पे ही है, d-vs/t, ये नया डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब ये ऑब्जर्वर इस मैक्सिमम को कितने टाइम के बाद रिसीव करेगा? t2 डैश टाइम। तो इस टाइम पे तो निकला है यहाँ से मैक्सिमम, इस टाइम पे तो निकला है, और उसके बाद उसको इतनी दूरी और तय करनी है, ठीक है। तो d-vs/t अपॉन, और किस स्पीड से जा रहा है? क्योंकि ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, तो साउंड की स्पीड से डिवाइड कर दो, इतना टाइम और लगेगा उस साउंड वेव को, तो सेकंड मैक्सिमम को यहाँ पहुँचने में इतना टाइम और लगेगा। तो उस घड़ी के अकॉर्डिंग इस टाइम पे, ठीक है, ये यहाँ पे प्लस है, इस टाइम पे वो सेकंड मैक्सिमम रिसीव होगा। तो अब ऑब्जर्व टाइम पीरियड कितना आएगा? जो इसने टाइम पीरियड ऑब्जर्व किया, दो सक्सेसिव प्रेशर मैक्सिमा के बीच का टाइम, वो आएगा दिस माइनस दिस। अब इसमें से t1 तो खत्म हो गया और क्या बचा? एक t बचा, और d/v यहाँ भी है, d/v जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो d/v इस d/v से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? -vs/t/v, ठीक है। अब इसमें से हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास आया t माइनस, इसको हम लिख लेंगे तो t को कॉमन लेके v-vs/v, ये फॉर्मूला आया। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? इसका रेसिप्रोकल, तो जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आएगी वो इसका उल्टा, v/v-vs इंटू एमिटेड फ्रीक्वेंसी, इसका रेसिप्रोकल 1/t, इसका भी रेसिप्रोकल 1/t, ये v/v-vs आ गया। तो इस केस में ये फॉर्मूला बना। अब आप बताओ, अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? सोर्स के मोशन की वजह से ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए,
तो अगर मैं इसमें Vs को पॉजिटिव लूँगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि नहीं? Vs को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अगर मैं Vs को बढ़ाऊंगा तो डिनोमिनेटर कम होगा और ये चीज़ बढ़ जाएगी क्योंकि V तो फिक्स्ड है 330, ठीक है। अगर स्पीड ऑफ सोर्स को अगर हमने पॉजिटिव लिया, व्हेन सोर्स मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी शुड इंक्रीज, तो इसमें Vs को पॉजिटिव लेना है। ऐसे ही अब ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, अगर ये दूर जाना शुरू कर दे, मान लो ऐसे जाना शुरू कर दे, तो इससे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी के ऊपर फर्क, फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। तो इसमें Vs को क्या लें, पॉजिटिव या नेगेटिव? इसमें अगर हम नेगेटिव लेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी क्योंकि फिर ये पूरी की पूरी टर्म पॉजिटिव बन जाएगी। जैसे ये 330 और मान लो वो 10 की स्पीड से जा रहा है, तो आप इसको -10 करोगे तो नीचे 340 आ जाएगा, ऊपर 330, तो 1 से कम हो गया ना रेशो, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो मतलब ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तब भी काम करता है जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाता है। तो हमेशा ये पूछना है सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो स्पीड को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, तो Vs को पॉजिटिव लेना है। और सोर्स ऑब्जर्वर से दूर की तरफ जा रहा है तो हमें स्पीड को नेगेटिव, मतलब Vs के साथ नेगेटिव साइन, ये वेलोसिटी मान लो, Vs के साथ नेगेटिव साइन लगा के इसमें पुट करेंगे, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। आप कहोगे कंबाइन क्यों कर रहे हैं हम? इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये फॉर्मूला तब आता है जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हैं। मुझे कराने की जरूरत है या कर लोगे? ऐसा ये अगर एक अकेला केस सुन लिया तो बाकी सब केस हो जाएंगे। सोर्स और ऑब्जर्वर, ये भी मूव कर रहा है Vs स्पीड से इस तरफ और ये भी इस तरफ मूव कर रहा है Vo स्पीड से, और यहाँ पे एक घड़ी लगी हुई है, ठीक है। तो T1 टाइम पे यहाँ से एक प्रेशर मैक्सिमम निकला, ठीक है, और साउंड की स्पीड मीडियम में V है, मीडियम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स विद दी स्पीड्स, ठीक है। तो घड़ी में जो मैक्सिमम यहाँ पे एमिट हुआ वो ऑब्जर्वर उसको किस टाइम पे रिसीव करेगा? किस टाइम पे? क्योंकि इस टाइम पे तो निकला ही था जब घड़ी में ये टाइम था, और उसको यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? मान लो T1 टाइम पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था D, तो उसको D बाई कितना टाइम लगेगा? तो इसके फ्रेम से ये साउंड V स्पीड से नहीं चल रही, कितनी स्पीड से चल रही है? इसकी स्पीड उसमें ऐड हो जाएगी, सोर्स की नहीं होती, ठीक है ना, इसकी, क्योंकि इसके हिसाब से साउंड इसको V प्लस Vo स्पीड से अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रेशर मैक्सिमम। अब इसने जो सेकंड प्रेशर मैक्सिमम एमिट किया, पहले वाला तो अब यहाँ से छूट के यहाँ चला गया कहीं और, लेकिन सेकंड प्रेशर मैक्सिमम यहाँ पे किस टाइम पे निकलेगा? इस घड़ी के अकॉर्डिंग इस टाइम पे, ठीक है। अब वो प्रेशर मैक्सिमम इसको रिसीव करना है, ठीक है, तो वो इसको किस टाइम पे रिसीव करेगा? तो इस टाइम पे तो निकला ही है उस घड़ी के अकॉर्डिंग, कुछ टाइम उस साउंड को और लगेगा, ठीक है। तो जब ये प्रेशर मैक्सिमम यहाँ से सेकंड वाला कॉन्जिक्यूटिव निकल रहा था तो सोर्स भी कहीं आगे चला गया है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और ऑब्जर्वर भी कहीं। अब ये डिस्टेंस कितना आएगा? अब D की वैल्यू इसके मोशन से भी कम हुई है और इसके मोशन से भी कम हुई है, ये भी ऐसे चला गया, वो भी ऐसे आ गया, तो डिस्टेंस इतना रह गया। ये कौन से टाइम पे डिस्टेंस है? इस टाइम पे जब यहाँ से सेकंड प्रेशर मैक्सिमम निकल रहा है, तब ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, D माइनस VST। अब इसको इस प्रेशर मैक्सिमम को भी रिसीव करना है, तो इस प्रेशर मैक्सिमम को रिसीव करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना है? इस प्रेशर मैक्सिमम को D माइनस VS इंटू T माइनस VO इंटू T। और इसके हिसाब से साउंड कितनी स्पीड से आ रही है? V स्पीड से नहीं आ रही, V प्लस VO स्पीड से आ रही है। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ऑब्जर्व जो टाइम पीरियड है, दिस माइनस दिस, तो T1 कैंसिल हो जाएगा, D प्लस VO ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? एक ये T और दूसरा यहाँ दोनों में माइनस है, तो VS इंटू T VO इंटू T अपॉन क्या V प्लस VO है ना, ये तो आएगा V प्लस VO। ये मत सोचना कि इससे कैंसिल हो गया तो ये तो माइनस करके देखना पड़ेगा आपको, ये तो 3 टर्म्स आएंगे ना इसमें, D प्लस V अपॉन VO। अब ऑब्जर्व टाइम पीरियड कितना आएगा? एलसीएम लो, तो VO वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा T कॉमन V माइनस VS अपॉन V प्लस VO। ये एक्चुअल टाइम पीरियड था, और रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये एक जगह T आएगा मैंने, इसकी ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है और V प्लस VO अपॉन V माइनस VS। ये 3 आर्टिकल्स करने होते पूरे मार्क्स लेने के लिए, ठीक है। व्हेन सोर्स मूव्स, व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स और व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ मूव। लेकिन उसमें भी हमने एक एक केस लिया है, कई लोग कहते हैं सोर्स ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है, फिर कोई ऑब्जर्वर ऐसे, तो लेकिन ये सारे केसेस को इंक्लूड करता है। और आपको ये फॉर्मूले अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है कंपटीशन में, आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। देखो जो हमने यहाँ पे डिराइव किया है,
व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर दिस फॉर्मूला अप्लाइज। ठीक है, सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी है, ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी है। दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये दूर जा रहा है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, सारे आर्ग्यूमेंट्स। इसका